उपराष्ट्रपति के दौरे के मद्देनजर कठुआ में बढ़ी सुरक्षा, ट्रैफिक एडवाइजरी जारी, कई रूट्स में हुआ बदलाव। कठुआ में बायोटेक स्टार्टअप एक्सपो का करेंगे शुभारंभ। नए हिट एंड रन कानून का जम्मू में भी विरोध जारी, आज खत्म होने जा रही सरकार को दी गई मोहलत, आगे की रणनीति पर मंथन करने में जुटे ट्रांसपोर्ट। जम्मू किश्तवाड़ हाईवे पर यातायात अभी प्रभावित, पुल डोडा के नजदीक हाईवे पर गिर रही पस्सियां, हाईवे से मलबा हटाने का काम भी हो रहा बाधित। सदल गांव से उजड़े परिवारों की बढ़ी मुश्किलें, अस्थायी आशियानों की भी बदतर हो रही हालत, मरम्मत न होने ने पहुंचने गिरने के कगार पर। नमस्कार, गुलिस्तान न्यूज देख रहे हैं आप और जम्मू कश्मीर के इस खास बुलेटिन के साथ मैं शीतल शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत कुछ अहम खबरों से करेंगे। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के आज कठुआ दौरे के मद्देनजर वहां सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। कठुआ में ट्रैफिक एडवाइजरी भी जारी की गई है, जिसके चलते कुछ रूट्स में बदलाव किया गया है। उपराष्ट्रपति कठुआ के घाटी इलाके में स्थित इंडस्ट्रियल बायोटेक पार्क में आज दोपहर स्टार्टअप एक्सपो के उद्घाटन समारोह में शामिल होंगे और इससे पहले जम्मू पहुंचने पर स्कॉस्ट के 8वें दीक्षांत समारोह में भी बतौर मुख्य अतिथि शामिल होंगे। इस खबर पर अपडेट लेंगे। पहले आपको बताएंगे कि आज उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जो हैं वो जम्मू दौरे पर रहेंगे और आपको बताना चाहेंगे उपराष्ट्रपति के कई सारे कार्यक्रम हैं, उन कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। इसके साथ साथ कठुआ में ट्रैफिक एडवाइजरी भी फिलहाल के लिए जारी कर दी है, क्योंकि उपराष्ट्रपति का दौरा है तो उसको लेकर ट्रैफिक की बात करें या बाकी अन्य सुरक्षा के मुद्दे हैं उनको लेकर भी फिलहाल वहां पर मुस्तैद जो है वो पूरे पुलिस देख रही है, हर जगह मुस्तैदी रखी गई है, हर जगह चप्पे चप्पे पर वहां पर जो है वो देखा जा रहा है ताकि किसी भी तरह का वहां पर सुरक्षा के हिसाब से प्रभावित न हो। सीधे चलते हैं इस वक्त जम्मू के स्कॉस्ट में, जहां पर एलजी मनोज सिन्हा ने भी इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया है। कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंस एंड टेक्नोलॉजी के कुलपति आदरणीय प्रोफेसर वीरेंद्र त्रिपाठी जी, हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन श्री शैलेंद्र कुमार जी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी फाइनेंस श्री संतोष वैद्या जी, IIM जम्मू के डायरेक्टर सहाय साहब, जम्मू यूनिवर्सिटी के कुलपति प्रोफेसर उमेश राय जी, डॉक्टर आलोक कुमार जी, हमारे प्रमुख सचिव शिक्षा, क्लस्टर यूनिवर्सिटी के कुलपति प्रोफेसर पेशन लाल जी, SMBDU के कुलपति प्रोफेसर प्रगति कुमार जी, एग्जीक्यूटिव काउंसिल और एकेडमिक काउंसिल के सभी आदरणीय सदस्यगण, विशिष्ट अतिथिगण, सभी फैकल्टी मेंबर्स, ग्रेजुएटिंग स्टूडेंट्स, जम्मू कश्मीर प्रशासन के हमारे सभी वरिष्ठ अधिकारी, अभिभावकगण, देवियों, सज्जनों और मित्रों, मौसम की खराबी के कारण महामहिम उपराष्ट्रपति जी 1.5 घंटे दिल्ली एयरपोर्ट बैठने के बावजूद जम्मू नहीं आ सके। व्यक्तिगत रूप से उन्होंने मुझे दूरभाष पर ये सूचना दी और इसके लिए खेद व्यक्त किया और ये बात आप तक पहुंचाने के लिए भी कहा कि मौसम ठीक होने के बाद मैं जम्मू कृषि विश्वविद्यालय में जरूर आऊंगा। बच्चों से अच्छा होगा इस दीक्षांत समारोह उनका आशीर्वचन और मार्गदर्शन मिलता। इनका बोलने जरा आवाज बढ़ाएंगे। आगे भी विज्ञान इतनी प्रगति नहीं कर सकता है कि प्रगति को रोक सके। मैं आप सबको सबसे पहले नववर्ष की शुभकामनाएं देता हूं और आज के दीक्षांत समारोह में ग्रेजुएटिंग स्टूडेंट्स, उनके टीचर्स एवं
से बहुत बहुत बधाई देता हूं। मैं विशेष रूप से बेटियों को बधाई देना चाहता हूं। एग्रीकल्चर साइंस एंड टेक्नोलॉजी के विभिन्न विषयों में 590 स्टूडेंट्स ने डिग्री प्राप्त की है, जिसमें से 59% हमारी बच्चियां हैं। 11 गोल्ड मेडल प्रदान किए गए हैं, जिसमें 10 बच्चियां हैं और इसी रेंज में एक बच्चा है। तो ये सभागार में ताली बहुत जोर से बज रही है। अपने टैलेंट, इंटेलेक्ट तथा स्किल से हमारी बच्चियों ने साबित किया है कि वो सिर्फ विमेन एम्पावरमेंट की ही प्रतीक नहीं है, बल्कि नई पीढ़ी के लिए एक रोल मॉडल के रूप में भी हमारी बच्चियां इनोवेशन इकोसिस्टम का कोर है और उसकी प्रमुख ताकत बन गई। ये हम सबके लिए गर्व की बात है और राष्ट्र की प्रगति को सुनिश्चित करने के लिए सभी स्तरों पर विमेन साइंटिस्ट और टेक एंटरप्रेन्योर की उपस्थिति बढ़ाने की जो आवश्यकता महसूस की जा रही थी, आज मैं कह सकता हूं कि जम्मू कृषि विश्वविद्यालय ने उस दिशा में एक बड़ी छलांग लगाई। हजारों साल पहले एग्रीकल्चर की शुरुआत के बाद से महिलाओं ने इस क्षेत्र में गुमनाम नायकों के रूप में कड़ी मेहनत की है। अब एग्रीकल्चरल साइंस और टेक्नोलॉजी में उनकी उपलब्धियां समाज को नई आशा और विश्वास प्रदान कर रही हैं। वही सेक्टर की पाथ ब्रेकिंग इन्वेंशंस और डिस्कवरीज की शुरुआत आने वाले दिनों में करेंगे। आज इसका एहसास सभागार में उपस्थित सभी लोगों को हो गया है। आज दीक्षांत समारोह के पश्चात बहुत से स्टूडेंट्स को जीवन में आगे की यात्रा के अनेक विकल्प उपलब्ध होंगे। बहुत से बच्चे हायर एजुकेशन की अपनी यात्रा जारी रखेंगे तथा बहुत से बच्चे प्रोफेशनल जीवन की भी शुरुआत करेंगे। इन दोनों रास्तों को चुनने वाले स्टूडेंट्स को मैं ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। हमारे उपनिषद में ग्रेजुएटिंग स्टूडेंट्स के लिए कुछ बातें कही गई और उसमें जो पहला निर्देश है, सत्यम वद धर्मम चर, सच बोलो और अपने धर्म का पालन करो। विद्यार्थियों के लिए जो दूसरा निर्देश दिया गया है, यज्ञानवद्यानि कर्माणि तानि सेवित व्यान, केवल वही कार्य करें जो शास्त्र और समाज के अनुरूप। और ग्रेजुएटिंग स्टूडेंट्स को आखिरी मंत्र देते हुए उनके गुरुजन टीचर्स बड़ी सहजता, बड़ी सरलता से विदा करते हुए कहते हैं कि संकल्पबद्ध होकर अपनी पूरी शक्ति से आगे बढ़ो। मैं सदैव तुम्हारे साथ हूं, मगर हाँ, इस यात्रा में अगर कोई श्रेष्ठ टीचर मिले तो उनका आदर करना, उन्हें आसन पर बिठाकर प्रणाम करना। और इसलिए कहा गया, ऐसा आदेश ऐसा उपदेश। गुरु कहते हैं, टीचर कहते हैं कि यही अंतिम आदेश है, यही शिक्षा है और इसी के अनुसार आगे बढ़ना है। हमारी प्राचीन संस्कृति के अनुसार दीक्षांत समारोह सिर्फ डिग्री एवं मेडल प्रदान करने का आयोजन नहीं होता है। यह वह अवसर है जो शिक्षा के निचोड़, उसके मूल मंत्रों को जीवन में अपनाकर नई यात्रा की शुरुआत करने की प्रेरणा देता है। प्राचीन काल में एक गुरुकुल में दीक्षांत समारोह का एक बार आयोजन हुआ था। जाने से पहले एक स्टूडेंट ने गुरु से विदा लेते हुए पूछा, मैं जिस कर्म क्षेत्र के संसार में जा रहा हूं, वहां सबसे बड़ी वस्तु क्या है? गुरु ने कहा, आकाश। शिष्य ने पूछा, और सबसे श्रेष्ठतम क्या है? गुरु ने कहा कि सबसे श्रेष्ठतम नैतिक आचरण है। शिष्य ने पूछा, और सबसे गतिवान क्या है? गुरु ने कहा कि सबसे गतिवान तुम्हारे विचार है। शिष्य ने फिर पूछा, सबसे कठिन क्या है? गुरु ने कहा कि सबसे कठिन आत्मज्ञान है। गुरु शिष्य के इस संवाद का भावार्थ है कि सब जान लेने के बावजूद
सारा ज्ञान प्राप्त कर लेने के बावजूद सबसे कठिन काम स्वयं को जानना है और इसलिए आत्मज्ञान की पहली शर्त है कि जीवन पर्यंत मन में जिज्ञासा क्यूरियोसिटी बनी रहनी चाहिए, सीखने की ललक और तड़प बनी रहनी चाहिए। इस अवसर पर मैं सभी स्टूडेंट से कहना चाहूंगा कि ईश्वर का सबसे बड़ा वरदान में गिफ्ट इंसान का जीवन है और उसके पश्चात दूसरा सबसे बड़ा वरदान या गिफ्ट इंसान के मन की जिज्ञासा है। छोटे बच्चे के मन में अनेक सवाल होते हैं, आकाश नीला क्यों है, पेड़ की पत्तियां हरी क्यों हैं। कई बार उसे जवाब मिलता है और कई बार उसे डांट कर चुप करा दिया जाता है। मैं मानता हूं कि समाज में सबसे पहली और सबसे बड़ी हिंसा जिज्ञासा क्यूरियोसिटी को मारना है और इसलिए आप सभी ग्रेजुएटिंग स्टूडेंट्स से मेरा आग्रह होगा कि अपने भीतर की क्यूरियोसिटी को जीवन भर बनाए रखिएगा ताकि जीवन यात्रा में आत्मज्ञान के साथ साथ आप कुछ नया खोजें, नया निर्मित करें और उसे समाज और राष्ट्र के विकास के लिए पूरी तरह समर्पित करें। संपूर्ण देश को आपसे विकसित भारत के निर्माण में बड़े योगदान की अपेक्षा है। मुझे पूरा भरोसा है कि आपका ज्ञान, आपका हुनर भारत के कृषि क्षेत्र को नए आयाम प्रदान करने में महत्वपूर्ण आधार साबित होगा। आप एक ऐसे दौर में प्रोफेशनल वर्ल्ड में कदम रख रहे हैं जब भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एग्रीकल्चर सेक्टर पिछले 9-10 वर्षों में अनेक रिफॉर्म्स से गुजरते हुए देश की इकोनॉमी का एक प्रमुख आधार बनने के लिए तैयार हुआ है। और वो समय बीत गया जब किसान खेती के इनपुट, प्रोडक्टिविटी और बाजार के लिए बहुत ज्यादा परेशान रहता था। और बीज से बाजार तक की व्यवस्था माननीय प्रधानमंत्री जी ने सुनिश्चित किया है। हमारा किसान सिर्फ अपने जीविकोपार्जन के लिए खेती नहीं करे बल्कि अपने परिवार के स्वर्णिम भविष्य और अस्थायी आमदनी के लिए पसीना बहाए, ऐसी व्यवस्था इस देश में की जा रही है। पिछले वर्ष 2023 को इंटरनेशनल मिलेट वर्ष घोषित करके माननीय प्रधानमंत्री जी ने भारत के किसानों की वैश्विक बाजार में भी पहुंच सुनिश्चित की है। 2014 के पहले पूरे देश में एग्रीकल्चर सेक्टर का जो कुल बजट था वो 25 से 30 हजार करोड़ रुपए का होता था। आज उसमें लगभग 5 गुना से ज्यादा वृद्धि हो गई और पिछले वित्तीय वर्ष में एग्रीकल्चर का बजट 1,25,000 करोड़ रुपए रहा है। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड को सशक्त बनाने के लिए 1 लाख करोड़ रुपए दिए गए। पिछले वित्तीय वर्ष में किसान भाइयों को देश भर में 20 लाख करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता दी गई। एमएसपी पर दलहन में 7,350% तथा तिलहन में 1,500% की बढ़ोतरी हुई है। ई-नैम, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, मेगा फूड पार्क, स्टार्टअप, अनेक ऐसी पहल ने एग्रीकल्चर सेक्टर में नई क्रांति को जन्म दिया है और आप सभी स्टूडेंट्स ऐसे समय में अपनी सेवाएं देने जा रहे हैं जब यह सेक्टर इंडस्ट्री की तरफ आपको नए अवसर उपलब्ध कराकर विकसित भारत के निर्माण में बहुत बड़े योगदान की अपेक्षा रखता है। फार्म मैकेनाइजेशन, डिजिटल और इनोवेटिव फार्मिंग टेक्निक के द्वारा मॉडर्न तथा स्मार्ट खेती की नई पहल लेने वाले देशों में भारत ने अपना अग्रणी स्थान आज बनाया है। ड्रोन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ब्लॉकचेन जैसी तकनीक के द्वारा एग्रीकल्चर सेक्टर में भी नया रेवोल्यूशन लाने के लिए आज सभी सुविधाएं और संसाधन उपलब्ध कराए जा रहे हैं, जिसके माध्यम से आप जैसे स्किल्ड युवा भारत को वर्ल्ड क्लास एग्री एवं फूड इंडस्ट्री के रूप में विकसित कर पाएंगे। एग्रीकल्चर सेक्टर लगातार ग्रो कर रहा है और लगभग 33,000 करोड़ रुपए की लागत से देश में 43,318 नए प्रोजेक्ट शुरू हुए ताकि एग्रीकल्चर सेक्टर में नए इंटरप्रेन्योर्स और रोजगार के अवसरों में बड़ी संख्या में वृद्धि की जा सके।
अगर आंकड़ों पर गौर किया जाए तो कुल एग्री एक्सपोर्ट में प्रोसेस्ड फूड एक्सपोर्ट का शेयर पहले आज से 9-10 साल पहले 13% आज बढ़कर लगभग दुगुना हो गया, 26% हो गया। फूड प्रोसेसिंग सेक्टर में पिछले 9-10 वर्षों में $6 बिलियन का फॉरेन इन्वेस्टमेंट आया है। आप जैसे स्किल प्रोफेशनल्स इस सेक्टर में भी जम्मू कश्मीर की 70% आबादी जो कृषि पर निर्भर है उसका भविष्य सुरक्षित करने के साथ साथ इसे इंडस्ट्री का स्वरूप देकर आत्मनिर्भर जम्मू कश्मीर का निर्माण किया जाए। नवंबर 2022 में इस उद्देश्य को अमली जमा बनाने के लिए अभी जो चीफ सेक्रेटरी है डुल्लू साहब, वही उस समय एग्रीकल्चर प्रोडक्शन कमिश्नर थे, होलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम की शुरुआत की गई थी। उसके तहत 29 प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए गए और उसमें लक्ष्य रखा गया कि एग्रीकल्चर आउटपुट को लगभग 68,000 करोड़ रुपए तक ले जाना है। 19,000 नए इंटरप्राइजेस की स्थापना करनी है। 3 लाख से ज्यादा युवाओं को सीधे एग्रो इंडस्ट्री से जोड़ना है। ब्लॉक स्तर पर युवा वाणी कार्यक्रम शुरू किया गया और नौजवान पीढ़ी को कृषि उद्यम से जोड़ने के प्रयास गंभीरता से किए जा रहे हैं। पिछले 3-3.5 साल में प्रशासन ने किसान भाइयों और कृषि क्षेत्र से जुड़े उद्यमियों के लिए पुख्ता व्यवस्था तैयार करने का प्रयास किया है। जीआई टैगिंग के अलावा हर जिले के विशेष फसलों को ध्यान में रखते हुए उनके स्टोरेज, प्रोसेसिंग, मार्केटिंग की व्यवस्था करने की भी कोशिश हो रही है। पूरे किसानी तंत्र के मजबूत सपोर्ट सिस्टम के लिए सहकारी समितियों को एक सफल व्यवसायिक उद्यम के रूप में बदलने का प्रयास किया जा रहा है। चाहे किसानों की ट्रेनिंग का मामला, हमारे एग्रीकल्चर और लाइफ डिपार्टमेंट के अफसरों की ट्रेनिंग का मामला हो, दक्ष पोर्टल पर आपकी जानकारी मिलेगी कितने लोगों के रजिस्ट्रेशन हुए। फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन शुरू करने के लिए प्रशासन ने योजना का ढंग से कार्यक्रम शुरू किया है और बहुत कम समय में जैसा मुझे बताया गया है कि 180 के आसपास फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन स्थापित कर लिए गए। आज जम्मू कश्मीर का किसान आमदनी के मामले में पूरे देश में 5वें नंबर पर। एग्रीकल्चर इंडस्ट्री की स्थिति को और मजबूत करने, किसानों की आय को कई गुना बढ़ाने तथा होलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम को सफलता की नई ऊंचाई पर पहुंचाने में आप सभी स्टूडेंट्स का तथा फैकल्टी मेंबर्स का सहयोग, इस कास्ट के टेक्निकल इंटरवेंशन मैं समझता हूँ भविष्य में मील के पत्थर साबित होंगे। मैं कुछ रोचक तथ्य आपके सामने रखना चाहूंगा। अगर आप दुनिया की टॉप 10 एग्री इकोनॉमी को देखेंगे तो उसमें भारत की रैंकिंग चीन, अमेरिका और ब्राजील के पश्चात चौथे नंबर पर है। टॉप 10 कंट्रीज में विश्व का दूसरा सबसे बड़ा फूड एक्सपोर्टर एग्री टेक्नोलॉजी एक्सपोर्टर शामिल नहीं है। वह लगभग 1,70,00,000 1.7 करोड़ की आबादी वाला नीदरलैंड है जो एग्री इनोवेशन, एग्री टेक्नोलॉजी तथा प्रोसेस्ड फूड एक्सपोर्ट विश्व में अमेरिका के बाद दूसरे स्थान पर आता है। आजकल विश्व के बड़े बड़े अखबारों, मैगजीन में इस बात की चर्चा हो रही है साहब नीदरलैंड ने ऐसा क्या कमाल कर दिया कि बड़े बड़े देशों को पीछे छोड़कर एग्री इनोवेशन में वो अग्रणी बन गया। आज विश्व की टॉप 20 बड़ी फूड कंपनियों में से 15 कंपनियां नीदरलैंड। पिछले कई वर्षों से ये सवाल मेरे तो ये लाइव तस्वीरें इस वक्त आपको स्कॉच से हम दिखा रहे थे जहां पर एलजी मनोज सिन्हा विद्यार्थियों को संबोधित कर रहे थे और एग्रीकल्चर को लेकर, कृषि को लेकर, खेतीबाड़ी को लेकर किस तरह से इस जम्मू कश्मीर के अंदर इसको बढ़ावा देना है उसको लेकर भी एलजी मनोज सिन्हा ने कई सारे मंत्र विद्यार्थियों को दिए और भी कैसे इसको बढ़ाना है। इसके साथ साथ आपको ये भी बताना चाहेंगे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को भी इस कार्यक्रम में पहुंचना था लेकिन खराब मौसम के चलते वो इस कार्यक्रम में नहीं पहुंच पाए हैं और इस कार्यक्रम में अभी फिलहाल वहां पर एलजी मनोज सिन्हा ही इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर हैं और अभी तक फिलहाल विद्यार्थियों के साथ भी संबोधन कर रहे थे। विद्यार्थियों को एग्रीकल्चर, कृषि से संबंधित जो हैं वो अलग अलग मंत्र दिए जा रहे थे, कैसे हमारे कृषि को बढ़ावा देना है।
जाएंगे। जो डिग्रियां यहाँ पर देनी थी, बांटनी थी, उसको लेकर अब एलजी मनोज सिन्हा और उसके अलावा जो वहां पर मुख्य अतिथि हैं वो इस समय विद्यार्थियों को ये डिग्रियां जो है वो वितरण कर रहे हैं। आप देख सकते हैं लाइव तस्वीरें ये स्कॉच से दिखा रहे हैं, यानी शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी में वहाँ पर। और उपराष्ट्रपति को भी आना था लेकिन खराब मौसम के चलते वो नहीं पहुंच पाए। तो लगातार ये लाइव तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं जहां पर जो विद्यार्थी हैं, जो स्कॉच यूनिवर्सिटी से जो विद्यार्थी हैं उन्हें डिग्रियां प्रदान कर रहे हैं, उन्हें डिग्रियां वितरित की जा रही हैं। हालांकि ज़रूर यहाँ पर उपराष्ट्रपति को पहुंचना था लेकिन खराब मौसम के चलते वो इस कार्यक्रम में हिस्सा नहीं ले पाए हैं। लेकिन फिलहाल एलजी मनोज सिन्हा वहाँ पर मुख्य अतिथि के तौर पर हैं और पहले उन्होंने विद्यार्थियों को संबोधित किया। तो आगे बढ़ते हैं। केंद्र सरकार द्वारा लाए जा रहे हिट एंड रन के नए कानून के विरोध में ट्रकों की हड़ताल अभी भी जारी है। हालांकि ट्रांसपोर्टरों द्वारा सरकार को दी गई मोहलत आज खत्म होने जा रही है और आगे की रणनीति को लेकर ट्रांसपोर्टर मंथन कर रहे हैं। ट्रकों के पहिए थमने से देश भर के साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी माल ढुलाई बाधित हो रही है। इस खबर पर अपडेट लेंगे, लेकिन एक और मामला है जो हिट एंड रन का मामला, जो नया कानून सरकार की तरफ से सामने रखा गया है। उस कानून के बाद पूरे देश के अंदर जितनी भी ट्रक ड्राइवर हैं या बाकी अन्य चालक हैं उनके अंदर काफी आक्रोश दिखाई दे रहा है, रोष दिखाई दे रहा है। और कुछ दिनों से पूरे देश के अलग अलग राज्यों में, अलग अलग हिस्सों में इस कानून को लेकर विरोध जताया जा रहा है। इसी कड़ी में जम्मू कश्मीर के अंदर भी ट्रक चालकों ने लगातार इस बात पे अड़े हुए हैं कि आखिर ये कानून जो है वो उनके हित में नहीं है, वो इनके विरोध में है। और इस कानून के खिलाफ फिलहाल लगातार जो है वो ट्रक ड्राइवरों का एक कहीं ना कहीं रोष प्रकट हो रहा है। हालांकि जरूर जम्मू कश्मीर प्रशासन की तरफ से उन्हें आश्वासन तो मिला था, लेकिन यहां पर अब देखना होगा कि हिट एंड रन मामले में आगे ये जो दिशा है ये किस तरफ जाएगी। लेकिन फिलहाल लगातार जो हम आपको दिखाने की कोशिश भी करते हैं कि ये कानून जो है हिट एंड रन पर, जो नया कानून है जिसमें संशोधन किया गया है, उसके बाद पूरे देश में जो उबाल है वो काफ़ी ज़्यादा हो गया है। और कहीं ना कहीं अब ये चेतावनी भी दी जा रही है कि अगर इस कानून को वापस नहीं लिया जाएगा तो ड्राइवरी भी जो है वो छोड़ दी जाएगी। फिलहाल शिल्पा शर्मा हमारे सहयोगी इस वक्त जम्मू से जुड़ गए हैं अधिक जानकारी के लिए। शिल्पा, जरा बताइए, हिट एंड रन का जो नया कानून सामने आया है उसको लेकर ट्रक ड्राइवरों में काफी ज्यादा रोष दिखाई दे रहा है। आज की क्या स्थिति है और क्या कुछ ट्रक ड्राइवरों का कहना है? देखिए, कल प्रेस वार्ता हुई थी और प्रेस वार्ता के दौरान ये साफ तौर पर बताया गया था कि अगले 48 घंटे तक, यानी कि 24 घंटे बीत चुके हैं और आज के दिन की बात करें तो 24 घंटे अभी बचे हुए हैं। यानी कि आज का दिन काफी ज्यादा अहम रहने वाला है। अगर ट्रक ड्राइवर्स के हित में कोई फैसला नहीं आता है, सरकार कोई फैसला नहीं लेती है, अगर ट्रक ड्राइवर्स को जो है वो यानी कि उनके हित में कोई फैसला नहीं आता, जिस तरीके से उन्होंने मांग की है कि रिटर्न में के द्वारा जो है वो रिटर्न में दिया जाए या फिर वर्बली दिया जाए, तो फैसला सामने नहीं आएगा तो ट्रक ड्राइवर्स जो है वो ये हड़ताल कंटिन्यू करेंगे। और कल 5 तारीख है, कल भी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है क्योंकि उनका साफ तौर पर कहना है कि अगर फैसला आज तक, कोई भी शाम तक फैसला नहीं आएगा तो कल प्रोटेस्ट होगा। प्रोटेस्ट के साथ साथ ऑयल टैंकर्स पैसेंजर एसोसिएशन, यानी कि सारी जिस प्रकार से पहले स्ट्राइक, उसी प्रकार से कल जो है वो स्ट्राइक। तो मतलब कहीं ना कहीं आगे का कदम भी ट्रक ड्राइवर्स का ये रहेगा कि और बड़े स्तर पर इस हड़ताल को लिया जाएगा। यानी ट्रक ड्राइवर जो है वो बड़े स्तर पर इस हड़ताल को लेने के मूड में दिखाई दे रहे हैं। और देखिए, कल काफी ज्यादा अहम रहने वाला है और आज भी काफी ज्यादा अहम दिन है क्योंकि अगर रात के समय तक कोई भी डिसीजन सामने नहीं आता है, ये प्रावधान जो लाया गया है, इस प्रावधान को लेकर ट्रक ड्राइवर काफी ज्यादा परेशान है, डरे हुए हैं। और जितनी भी यानी कि ट्रक ड्राइवर्स है जम्मू कश्मीर के, वो इस समय घरों में है और अपनी चाबियां जो है वो मालिकों को दी हुई है। और उनका ही साफ तौर पर कहना है रात के समय तक कोई भी फैसला नहीं आता है तो कल जो है वो प्रदर्शन होगा और प्रदर्शन में उनके साथ जो है हर एक एसोसिएशन उनका साथ देगी। तो उसी तरीके से बीते समय में जिस प्रकार से स्ट्राइक देखने को मिल रही थी और आम जनता भी काफी ज्यादा सफर कर रही थी, तो उसी प्रकार से सिलसिला फिर से जारी हो सकता है। लेकिन रात तक देखना होगा कि क्या डिसीजन
सरकार के द्वारा कोई फैसला लिया जाता है या नहीं लिया जाता है। बिल्कुल देखना होगा कि आज शाम तक इस पर क्या फैसला लिया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए शिल्पा। और हमारे साथ हमारी सहयोगी इस वक्त जम्मू से जुड़ी हुई थी, जो बता रही थी कि ट्रक ड्राइवर्सों का कहना है कि अगर इस कानून पर या जो ये सरकार का फैसला है इस पर जल्द से जल्द कोई नया फैसला नहीं लिया जाता है तो ट्रक ड्राइवर्स इस हड़ताल को या जो ट्रक एक जगह रुकाकर उसके बाद प्रदर्शनों का सिलसिला है वो आगे भी जारी रखेंगे। और ये कहीं ना कहीं आगे एक बहुत बड़ी चुनौती हो सकती है सरकार के सामने। जम्मू कश्मीर के इस खास बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।